नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का अपना ये नया लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसमें हम बात करेंगे आज भारतीय संघ एवं इसका क्षेत्र या संघीय क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या है संघ एवं इसका क्षेत्र? भारत का वह भूभाग जिसके अंतर्गत जैसे यह है भारत। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत की, और उसके बाद बात करेंगे उनके आज़ाद करने, ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्र किए जाने के बाद भारत का कौन सा हिस्सा है जो आज के वर्तमान भारत के हिस्से में आता है, और कौन सा हिस्सा है जो पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, और बचा हुआ शेष भारत ही आज का संघ एवं इसका क्षेत्र है। ये है बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से विभाजित हुआ था। और इधर ये पाकिस्तान। 14 एवं 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त ये पूरा संपूर्ण भारत एक था, और उसके बाद ये पाकिस्तान और भारत पूरी पाकिस्तान, और 1935 में ही यहाँ से आपका बर्मा अलग हो जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब हम बात करते हैं संघ एवं इसका क्षेत्र। क्या है इसका संघ एवं इसका क्षेत्र? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा की गई है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसका क्या अर्थ है? डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे एवं महान विधि विशेषज्ञ हैं, वो इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं राज्यों का संघ, राज्यों के संघ को डिफाइन करते हैं और कहते हैं, पहली बात जो वो कहते हैं कि भारत एवं इसके राज्यों के संघ और इसके राज्यों के बीच ये जो भारत है आज का, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इस तरह से भारतीय राज्य जो संघ में मिल चुके हैं, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा बिंदु क्या है कि यह राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। इस तरह कह सकते हैं कि यह एक विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। क्या है? विभाजित राज्यों का भारत क्या है? विभाजित राज्यों का अविभाजित
संघ। ठीक है। और इसी में अनुच्छेद 1 में ही इसको दो नामों से जाना गया है, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया या यज्ञ भी कह सकते हैं या भारत भी कह सकते हैं। इंडिया और भारत दोनों को इसके नाम में शामिल किया गया है। अब इसी अनुच्छेद 1 में ही भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसी में आर्टिकल 1 में ही इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक संघ शासित क्षेत्र, दूसरा राज्य क्षेत्र और तीसरा भारत द्वारा भविष्य में अधिगृहित कोई क्षेत्र। ठीक है। इस तरह अनुच्छेद 1 में ही भारत के जो क्षेत्र हैं या भारत को 3 हिस्सों में या 3 क्षेत्रों में 3 रूपों में देखा जाता है, संघ शासित क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अधिग्रहित कोई क्षेत्र, जो कि भविष्य में इसका अधिग्रहण जिस भी क्षेत्र का किया जाएगा वो अभी आकर के बाद में भारत में शामिल हो जाएगा। इस और साथ ही राज्य एवं संघ के विभिन्न क्षेत्रों को, राज्य एवं संघ के क्षेत्रों को संविधान की पहली अनुसूची, आप जानते हैं कि संविधान में जो संविधान बन के तैयार हुआ था, जब उसका निर्माण हुआ था तो उसके प्रारंभ में मूल रूप से 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। उसी में से जो पहली अनुसूची है, इसमें भारत के संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र का जो है इसका वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र का और जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, उसको पहली अनुसूची में जगह दी गई थी। इसके बाद आप देखते हैं आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2, इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों के प्रवेश एवं उसका स्थापना कर सकती है। अब किस प्रकार के राज्य होंगे ये जो संसद में विधि बनाकर किस प्रकार इन राज्यों का प्रवेश होगा? एक तो नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, मतलब कोई बाहरी क्षेत्र जिस पर भारत द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए वह क्षेत्र इसमें शामिल किया जा सकता है। और दूसरा, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय संघ या इसके भारतीय संघ या क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राज्य हैं उनका पुनर्गठन कर दिया जाए और नए राज्यों का
गठन कर दिया जाए। इस तरह से इसमें संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है कि किस तरह वो नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है और भारतीय संघ के जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनका पुनर्गठन कर या उनका नामकरण कर सकती है। इस तरह से इसको बताया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 3 में जो भी भारतीय संघ के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, उनके पुनर्सीमांकन या पुनर्गठन की बात की गई है। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नामों में परिवर्तन, और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। यह भारतीय संसद की डिस्क्रिशनरी पावर है, अर्थात इसमें संबंधित अगर किसी राज्य क्षेत्र की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, उसकी सीमा को बढ़ाया जाता है अथवा घटाया जाता है अथवा उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो महज एक औपचारिकतावश उस राज्य के विधानमंडल से एक सलाह के लिए एक औपचारिकतावश सलाह ले ली जाती है, पर वो सलाह ना तो बाध्यकारी है और सीमित समय के अंतर्गत उसको जो है लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाजित संघ है, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विविधता, हालांकि विविधता के तो संरक्षण की ही बात की गई है, परंतु अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय एकता को किसी भी प्रकार से इस तरह से देखने से पता ही चल जाता है कि क्षेत्रीय एकता को किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है संविधान में, क्योंकि संसद चाहे तो राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता में अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की सीमा में एवं किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, नाम, क्षेत्र या किसी राज्य को समाप्त भी कर सकती है। ये संसद की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ अनुच्छेद 1 से 4 तक ही दिए गए हैं और इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका लास्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 4। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा यह गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के जो प्रावधान हैं उसी की यहाँ पर पुष्टि की गई है कि उनके संदर्भ में जो नियम लागू होते हैं उसको ही अनुच्छेद 4 के तहत और अधिक विस्तार से बताया गया है। और साथ ही यह कहा गया है कि अनुच्छेद 3 और 4 के तहत जो भी परिवर्तन, जो भी संविधान में संशोधन किए जाएंगे उनको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को बेचा जा रहा है या किसी को हस्तांतरित किया जा रहा है, बल्कि इसमें क्या है, अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही कुछ प्रमुख राज्यों का उनकी क्षेत्रीय एकता को देखते हुए या भारतीय एकता और अखंडता को देखते हुए उसका परिवर्तन किया जा रहा है। इस तरह इसको एक सामान्य नियम कानून के तहत रखा जाएगा और
आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन तब माना जाएगा जब भारत सरकार किसी भारतीय क्षेत्र भारतीय संघ के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे ऐसा कोई समझौता करती है, ऐसी कोई संधि करती है कि उसको अपना कोई भूभाग, जैसे कि ये अभी 2015 में संविधान का 100वां संशोधन जो हुआ था, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं, भारत के 4 राज्य, इनसे संबंधित भी अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया। तो दूसरे देश को अगर कोई भारतीय क्षेत्र सौंपना हो तो उसके लिए भारत को आवश्यक रूप से अनुच्छेद 368 में संशोधन करना ही पड़ेगा। और ये केस हम कब देखते हैं? ये देखते हैं 100वें संशोधन अधिनियम 2015 में, जब भारत, अभी इसकी चर्चा करेंगे, जब भारत और बांग्लादेश के बीच इनक्लेव्स का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और बेरुवाड़ी संघ केस में भी इसका जिक्र किया जाता है। बेरुवाड़ी संघ क्या मामला है? बेरुवाड़ी एक बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल प्रांत का क्षेत्र था, जो आज़ादी के बाद जो सीमा संबंधी कुछ उसके एग्रीमेंट के तहत जो है ये पूर्वी पाकिस्तान में जाना था, और इसको देने के लिए एक विवाद उठा जिसको बेरुवाड़ी वाद के नाम से जाना जाता है। 1960 बाद में 368 अनुच्छेद के तहत इसका संशोधन करके इसको पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण होता है उसके बारे में। बांग्लादेश के साथ जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, 100वें संशोधन अधिनियम के तहत। इसमें क्या हुआ, कुछ भारतीय क्षेत्र जिनका सीमा का कायदे से देखा जाए तो उसका यह निश्चित नहीं था कि ये बांग्लादेश के अंदर हैं कि भारत के अंदर हैं। अर्थात जैसे यह बांग्लादेश है तो कुछ बांग्लादेश के अंदर भारतीय क्षेत्र थे और कुछ भारत के अंदर बांग्लादेशी क्षेत्र थे। तो ये काफ़ी नागरिकता संबंधित या इन क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनकी स्थिति कभी सुधर नहीं पाती थी कि वो वास्तव में बांग्लादेश में रह रहे हैं कि इंडिया में रह रहे हैं। तो इसलिए इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और उन लोगों के बेहतर उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ऐसा दोनों सरकारों द्वारा मिल करके निर्णय लिया गया कि इस समस्या को सुलझा लिया जाए और आपस में जो लोग जैसे जहाँ रह रहे हैं उनको, जो बांग्लादेश की सीमा में अंदर इधर रह रहे हैं और भारतीय नागरिक हैं, उनको बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा उस क्षेत्र सहित, और जो भारतीय सीमा के नज़दीक हैं और बांग्लादेशी लोग हैं, नागरिक हैं, उनको भारत को सौंप दिया जाएगा उस क्षेत्र सहित। ठीक है, तो इसके लिए चूँकि यह प्रावधान है कि इसके लिए 368 अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान के अनुसार एक संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए यह संशोधन 100वें संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया और 2015 में यह संशोधन किया जाता है। इसके तहत 111 जो अंतः क्षेत्र थे, 111 भारतीय अंतः क्षेत्र एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे गए और बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र जो थे वो भारत को सौंप दिए गए और यह विवाद समाप्त हो गया। और
जो नागरिकता के प्रावधान हैं, जिसको अगले लेक्चर में मैं विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा, उसके तहत जो इस क्षेत्र में लोग रह रहे थे वो संबंधित स्थानांतरित क्षेत्रों में गए और उसी देश के स्थायी रूप से नागरिक मान लिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के विभाजन के जस्ट बाद की सिचुएशन क्या रही, उसके बारे में, किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान बनता है, या 1947 में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, भारतीय क्षेत्र होता है या ब्रिटिश क्षेत्र होते हैं या देसी रियासतें होती हैं, और किस तरह से इनके विलय संबंधी, एक बड़े भारत के निर्माण संबंधी किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, उन सब का अध्ययन हम एक एक करके करते हैं। भारत के आज़ादी या स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी वो यह थी कि 1947 में लगभग 552 देसी रियासतें और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जो कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी उसके पहले ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाता था, जिसमें ये देसी रियासतें भी शामिल थी कहीं ना कहीं संधि के द्वारा। अब इनके लिए क्या प्रावधान किए गए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया कि इन देसी रियासतों के पास 3 विकल्प थे। क्या विकल्प थे? मान लिया ये ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था, ये तो भारत के भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्वतः ही आ जाता है, और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति भी एकदम स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जो अस्पष्ट स्थिति होती है, जो विवाद की स्थिति होती है, वो होती है 552 देसी रियासतों के साथ। इनके लिए क्या विकल्प छोड़े गए? पहला कि ये या तो भारत में शामिल हो जाएं, भारत के साथ शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या फिर इनके पास एक और विकल्प, जो तीसरा विकल्प था, वो यह था कि यह स्वतंत्र रहें और अपना विकास और अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्वयं बनाएं। इनके समक्ष इस स्थिति में एक बहुत कह सकते हैं असहज स्थिति बन गई कि इनके विकास के लिए, और चूंकि उस समय राजा रजवाड़े होते थे और राजतंत्र था, लेकिन भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, और अगर लोकतांत्रिक देश के साथ ये समझौता करते हैं या उसमें विलय करते हैं, तो लोकतंत्र जो है किसी राजा की मान्यता को इनकार करता है और उसमें एक चुनी हुई सरकार होती है। इसलिए यह चाहते हुए भी काफ़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे और भारत या पाकिस्तान में विलय करने से बच रहे थे। फिर भी ऐसी परिस्थितियां हुई, और कुछ इसके सकारात्मक परिणाम को देखते हुए लगभग 549 रियासतों ने धीरे धीरे बहुत जल्द ही भारत में स्वयं को विलय कर दिया, स्वयं का विलय भारत में कर दिया। अब समस्या कहाँ पर आती है? यह 3 राज्य जो अभी तक स्वतंत्र हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उस समय इसको कश्मीर रियासत के नाम से जाना जाता था। अब इसमें क्या हुआ? उस समय जो गृह मंत्री थे आज़ाद भारत के, वो थे सरदार पटेल। यह एक ऐसा नाम है, इनको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं की दूरदर्शिता और संगठन क्षमता के आधार पर, इन्हीं के कारण आज हम भारत को एक संपूर्ण भारत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जूनागढ़
जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह द्वारा शामिल करवा लिया, जनमत संग्रह करवाकर भारत में शामिल किया। और हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई हुई और इसका निज़ाम हैदराबाद छोड़कर भाग जाता है और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। लास्ट में बचती है कश्मीर रियासत और तमाम सारे विवादों, और अब देखते हैं कि कबायली हमला होता है, उसके बाद किस परिस्थिति में वहाँ के राजा महाराज हरि सिंह भारत के साथ एक मेमोरेंडम साइन करते हैं और इस कश्मीर का विलय भी अंततोगत्वा भारत के साथ विलय पत्र द्वारा हो जाता है। इस तरह लगभग सारी रियासतें भारत में शामिल हो जाती हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कई जगह से जो है प्रांतों को कई धार्मिक या भाषाई आधार पर जो है अलग होने की मांगें लगातार आ ही रही हैं, जिसमें से दक्षिण भारत से प्रमुख मांग उठ रही है। इसके बारे में हम देख रहे हैं। दक्षिण भारत से जो मांग उठ रही है उस समय है मद्रास राज्य जो है दक्षिण भारत में, चूँकि ये आप इसमें देख लीजिए, ये मद्रास राज्य था, ये यहाँ पर हैदराबाद था पूरा, बल्कि ये कह सकते हैं ये पूरा मद्रास राज्य था। ठीक है, तो मद्रास राज्य में चूँकि दक्षिण मद्रासी जो थे वो तमिल भाषी थे और ये उत्तरी मद्रासी क्षेत्र के जो लोग थे वो तेलुगु भाषी थे। तो इसमें भाषा को लेकर के काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहे थे और काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है। और हम देखते हैं कि इसके लिए एस.के. धर जून 1948 में एक धर आयोग बनता है जिसकी अध्यक्षता एस.के. धर करते हैं और इसमें इनसे संस्तुतियाँ मांगी जाती हैं कि क्या भाषा के आधार पर भारतीय क्षेत्र या राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 1948 में जून 1948 में यह आयोग बनता है और दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट क्या आती है, रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? इन्होंने एक अपना सुझाव दिया कि प्रशासनिक आधार पर जो प्रांतों का पुनर्गठन है वो किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसके बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं और लगातार विरोध होते हैं, इस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध होते हैं और तमाम जब परिस्थिति बाहर होने लगती है तो फिर एक दिसंबर 1948 में ही एक और कमेटी का गठन किया जाता है, एक और कमेटी का, समिति का या कह सकते हैं आयोग का गठन किया जाता है, जेवीपी समिति। ये जेवीपी समिति क्या है? जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इस आयोग के, इस समिति के सदस्य होते हैं। और उनके ऊपर क्या दायित्व होता है? उनके ऊपर दायित्व यह होता है कि उन्हें भी इसी समस्या को सुलझाना है कि क्या भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है अथवा नहीं। ये 1949 में इसकी रिपोर्ट आती है
और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के इसको अस्वीकार कर दिया जाता है कि भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्य मद्रास में, अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि दक्षिण भारतीय राज्य जो मद्रास है इसमें कुछ तमिल भाषी और तेलुगु भाषी लोगों को आपस में जो है काफ़ी खींचतान होती है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है कि इसको अलग तेलुगु भाषी क्षेत्रों का कहना है कि इसको अलग आंध्र प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। और इसी में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु, क्या नाम है इनका, पोट्टी श्री रामुलु, जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होते हैं, इनका काफ़ी दिनों के उपवास के बाद निधन हो जाता है, जिसके कारण सरकार काफ़ी दबाव में आ जाती है और यह तय किया जाता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश के नाम से एक तेलुगु भाषी राज्य का गठन किया जाता है। और इसको तो इस तरह आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बनता है। ठीक है। अब इसके बाद भी सरकार जानना चाह रही है कि क्या अन्य राज्यों को भी भाषाई या प्रशासनिक आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि अब भारत के अन्य हिस्सों से भी इस तरह की मांगें लगातार उठने लगती हैं कि उनको भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। जैसे महाराष्ट्र गुजरात के बीच कुछ लोग गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलते हैं, इसी तरह कर्नाटक और इसी तरह अन्य प्रदेश जो हैं उसमें, और आगे हम उनको देखते हैं कि कई राज्य जो है अलग होते हैं इसी आधार पर। तो 1953 में सरकार क्या करती है, एक आयोग का गठन करती है। वो कौन सा आयोग है, फजल अली आयोग। सरकार फजल अली आयोग का तीन सदस्यीय आयोग है जो कि 1953 में बनता है। फजल अली आयोग 1953 में बनता है, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आती है। और इस रिपोर्ट में यह स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। और इसी के बाद जो है 14 राज्यों, भारत में 14 राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है। इसी के आधार पर भारत में 14 राज्यों का गठन किया जाता है और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए जाते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। आज हम वर्तमान में देखते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद 2019 में जो आता है, इसके बाद आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान तक ये चीज़। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि आज 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।